Hello students, today we will discuss some remaining topics of Unit 2 such as rearrangement of carbocation, factors affecting elimination reaction and free radical reactions of alkenes. In last video we have covered elimination reactions, the E1 and E2 reaction. स्टार्ट करने से पहले E1 E2 रिएक्शंस का कंपैरिजन पढ़ लेते हैं. बेस A1 रिएक्शन में हमें यूजुअली वीक बेस की ज़रूरत होती है क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है उसमें और कार्बोकेटायन अपने आप में बहुत रिएक्टिव होता है. E2 रिएक्शंस के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है. सबस्ट्रेट हम यहाँ पर E1 रिएक्शंस में एल्काइल हैलाइड या फिर अल्कोहल यूज़ करते हैं, इथाइल अल्कोहल और एल्काइल अल्कोहल. तो सबस्ट्रेट में कि कौन सा सबस्ट्रेट ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कौन कम है, तो टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी रिएक्टिविटी. दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. नेक्स्ट इज सॉल्वेंट. E1 रिएक्शंस के लिए हमें हाईली पोलर आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, जबकि E2 के लिए सॉल्वेंट पोलरिटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. E1 रिएक्शंस में हमें प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है जबकि पोलर सॉल्वेंट की, जबकि E2 रिएक्शंस में हमें नॉन पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है. लीविंग ग्रुप दोनों में सेम होना चाहिए, लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए. लीविंग ग्रुप का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है गुड लीविंग ग्रुप की, वो सबसे पहले आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन आता है. Kinetics E1 is 1 degree, for first order kinetics, and E2 is second order kinetics. Stereochemistry E1 में stereochemistry there is no particular geometry in the products, but E2 में जो addition होता है वो एंटी कोप्लेनर या एंटी पेरीप्लेनर होता है. दोनों जेस्टिव रूल या फिर जेटसिव रूल या फिर सेटजेस रूल को फॉलो करते हैं. एंड रीअरेंजमेंट्स E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है तो उसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है. E2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, इसीलिए उसमें रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. First is structure of substrate. Structure of substrate means a structure of alkyl halide. What kind of alkyl halide you are using in your reaction, and what's the reactivity of that particular substrate, and what will the effect of the structure on the rate of reaction. So here tertiary compounds ज़्यादा reactive होते हैं in comparison of secondary, और सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी. स्ट्रेंथ ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रॉन्गर द बेस बेटर विल बी द न्यूक्लियोफाइल एंड वीकर द बेस पुअरर विल बी द न्यूक्लियोफाइल. अच्छे बेस से ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल मिलता है और वीक बेस से वीक न्यूक्लियोफाइल मिलता है. सो हियर OH माइनस इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल. Nature of living group. Iodine, then bromine, then chlorine and then fluorine. Solvent. In the both reactions, solvent affect the rate of reaction, such as we are using protic and aprotic solvents. Next, rearrangement of carbonium ion. This is the very important part of E1 रिएक्शंस. E1 रिएक्शन में हमें कार्बोनियम आयन को या फिर कार्बोकेटायन को रीअरेंज करने की ज़रूरत होती है. द क्वेश्चन इज कि हमें कार्बोनियम आयन को या कार्बोकेटायन को रीअरेंज करने की ज़रूरत क्या है. इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबल एल्कीन्स. हमें स्टेबल एल्कीन्स बनाने के लिए या फिर एल्कीन्स में स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कार्बोनियम आयन को रीअरेंज करने की ज़रूरत होती है. Now, very often dehydration gives alkenes
that do not fit the mechanism as we have so far seen it. The double bond appears in unexpected places. Sometimes the carbon skeleton is even changed. For example, if N-butyl alcohol undergoes even reaction, it will give the major product or the chief product 2-butene, where the 2-butene is a stable product. Take the formation of 2-butene from N-butyl alcohol as given in the reaction. What will happen? Let's see. Loss of water from the protonated alcohol gives the N-butyl carbonium ion. अगर हम N-butyl को एलिमिनेशन रिएक्शन होगी N-butyl अल्कोहल की, तो हम उसमें पहले स्टेप में एक H2O का मॉलिक्यूल उससे एलिमिनेट हो जाएगा और हमें कार्बोनियम आयन मिलेगा. Loss of the proton from the carbon adjacent to the positive carbon could give 1-butene, but not 2-butene, that is the major product. जिस कार्बन से प्रोटॉन का लॉस हो रहा है वो उस कार्बन का एडजेसेंट कार्बन है जिसके पास प्लस वाला चार्ज है. This carbon bearing the positive charge here, but इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम का लॉस होना चाहिए उसके एडजेसेंट कार्बन से, जिसकी वजह से हमें 1 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए हमें 2-ब्यूटीन और 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्योंकि according to the Sidzif's rules, the 2-butene is stable in comparison of 1-butene, because 2-butene contains more alpha hydrogen than 1-butene. Okay, in each case we conclude that if indeed the alkene is formed from carbonium ion, it is not the same carbonium ion or carbon ion that is initially formed from the alcohol. Okay, तो हमें दो तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो 1-ब्यूटीन और एक 2-ब्यूटीन. ओके, जैसा कि हमने पहले रिएक्शन में पढ़ा था. अब इसमें है कि अगर हमारे पास 2-ब्यूटीन बन रहा है तो वो उस वाले कार्बोनियम आयन से नहीं बन रहा है जो कि हमें पहले रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में एज अ प्रोडक्ट मिला था. The idea of intermediate carbonium ion accounts for the fact only if we add this to the theory. A carbonium ion can rearrange to form more stable carbonium ion. यहाँ पर क्या है कि कार्बोनियम आयन अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं in order to make them stable. They are shifting their charges. Carbon is shifting its charge from one to another. Let's check the reaction mechanism. इस रिएक्शन में हमने N-ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है. N-ब्यूटाइल अल्कोहल का जो OH- है वो H पॉजिटिव के साथ ऐड होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बन जाएगा. ओके, वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के बाद, एज दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, तो फर्स्ट स्टेप में H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें एक कार्बोनियम आयन मिल जाएगा. ओके, ये हमें फर्स्ट वाले स्टेप से मिला है कार्बोनियम आयन, और अगर हम इसी वे में अपनी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट वो हमें 1-ब्यूटीन मिलेगा. लेकिन हमें 1-ब्यूटीन नहीं चाहिए बिकॉज 1-ब्यूटीन इज नॉट स्टेबल एट ऑल. 1-ब्यूटीन स्टेबल नहीं है, इसलिए हमें 1-ब्यूटीन नहीं चाहिए, हमें 2-ब्यूटीन चाहिए. और 2-ब्यूटीन के लिए हमें कार्बोकटायन को रीअरेंज करना है, या कार्बोकटायन जो है, कार्बोनियम आयन जो है वो रीअरेंजमेंट होगा उसमें.
चेक कर लेते हैं। अगर इसी वाली रिएक्शन, यही वाला कार्बोनियम आयन रिएक्शन को आगे बढ़ाता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। हमें प्रोडक्ट में जो ये प्लस चार्ज है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले इस तरफ, और इधर से एक हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा। ओके, अब इस कार्बन के पास प्लस वाला चार्ज है और इस कार्बन के पास माइनस वाला चार्ज है। दिस कार्बन इज हैविंग प्लस चार्ज एंड दिस कार्बन इज हैविंग माइनस चार्ज, तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन हमें 2 ब्यूटेन बनाना है तो हमें इस कार्बोनियम आयन को या फिर कार्बोकटायन को शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ओके, then the rearrangement will occur, rearrangement will happen। तो क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला चार्ज इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के शिफ्ट होने को हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के प्लेस पर कोई मिथाइल ग्रुप होता या फिर कोई एल्काइल ग्रुप होता, उसके शिफ्ट होने को हम एल्काइल शिफ्टिंग बोलते। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये वाला कार्बोनियम आयन मिलेगा, दिस वन। ओके, और इसके प्रोडक्ट में हमें फिर क्या मिलेगा, अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के बाद एक प्रोटॉन निकलेगा फ्रॉम द नेक्स्ट वन कार्बन टू द कार्बोकटायन और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, we notice that in the given case rearrangement occur in the way that yield the more stable carbonium ion primary to secondary and primary to tertiary or secondary to tertiary in other cases। ऊपर जो हमने रिएक्शन देखा, मैकेनिज्म देखा, उसमें हमने देखा कि मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन को बनाने के लिए या मोर स्टेबल एल्कीन्स को बनाने के लिए हमें कार्बोनियम आयन को शिफ्ट करना या रीअरेंज करना पड़ा है, जिसकी वजह से कहाँ पर शिफ्टिंग हुई है, प्राइमरी कार्बन से सेकेंडरी पर शिफ्टिंग हुई है। और अदर केसेस में अगर हमारी कार्बन चेन ज़्यादा लॉन्ग होती है तो प्राइमरी से टर्शरी पे भी शिफ्ट होगा या फिर सेकेंडरी से टर्शरी पर भी शिफ्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेकेंड कार्बन पर ही शिफ्ट हो, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। Rearrangement is occurring in a way a hydrogen atom or alkyl group migrate with a pair of electron from an adjacent carbon to the carbon bearing the positive charge। तो rearrangement कैसे होता है, as I have told you कि एक तरफ से प्लस वाला चार्ज शिफ्ट होगा, जिस कार्बन पर हमें प्लस वाला चार्ज शिफ्ट करना है उस कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर उस पर अटैच्ड है तो वो पहले वाले कार्बन एटम पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। अ कार्बन दैट लॉसेस द माइग्रेटिंग ग्रुप अक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। वो वाला कार्बन जिससे माइग्रेटिंग ग्रुप या लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। A migration of hydrogen with a pair of electron is known as hydride shift. Okay, and similarly migration of alkyl group is known as alkyl shift। Next, the very important topic, free radical addition reactions of alkene। बहुत important topic है, एग्जाम्स में भी बहुत बार आता है। Now, in the absence of peroxide, hydrogen bromide adds in alkene in agreement with Markovnikov rule। In the presence of peroxide, the direct addition is exactly reversed। What we have learnt in the previous videos that कि जब हम
एल्कीन्स में एडिशन करवा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का या हेलो एल्कीन्स का, तो अगर पेरोक्साइड की एब्सेंस में करा रहे हैं तो हमें मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो हमें उसका जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट मिल रहा है. ओके, टू अकाउंट फॉर दिस पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश एंड मेयो proposed that addition can take place by two entirely different mechanisms: Markovnikov addition by the ionic mechanism and anti-Markovnikov addition by the free radical mechanism. Okay, तो खराश और मेयो ने एक एडिशन मैकेनिज्म प्रपोज किया. उन्होंने कहा कि जो पहला वाला है विदाउट पेरोक्साइड इफेक्ट, उसको हम आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन है जिसमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म से भी कर सकते हैं, एंड दैट इज द फ्री रेडिकल रिएक्शन. फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज क्वाइट सिमिलर टू फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स. ओके, नाउ द रिएक्शन मैकेनिज्म. रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले इनिशिएशन होगा. इनिशिएशन में फ्री रेडिकल्स बनेंगे. देन पेरोक्साइड इनिशिएट द फ्री रेडिकल रिएक्शन. इन देयर एब्सेंस एडिशन फॉलोज द यूजुअल आयनिक पाथ. ओके, पेरोक्साइड इनिशिएट करता है रिएक्शन को, उसमें क्या करता है वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है, या फिर फर्स्ट स्टेप को हम जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं. देन द फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विद HBr और फिर H से रिएक्ट करके Br का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा. हियर इज द फ्री रेडिकल ऑफ Br. Br का फ्री रेडिकल इन द नेक्स्ट स्टेप एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करेगा. दिस इज द एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं उनमें अलग अलग स्टेप में पहले एक एटम आकर जुड़ जाएगा और नेक्स्ट वाले स्टेप में दूसरा वाला एटम आकर जुड़ जाएगा. ओके, Br का फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा एल्कीन से, तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसमें एक कार्बन पर हमारा जो ब्रोमीन है वो ऐड हो जाएगा, और ये हमारे पास हेलो अल्केन का एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा. दिस फ्री रेडिकल अगेन रिएक्ट विद HBr एंड जनरेट न्यू Br रेडिकल. इसी तरीके से ये चेन प्रोपगेट होती रहेगी जब तक हमें फाइनल कंपाउंड नहीं मिल जाता है. थर्ड स्टेप, देन फोर्थ, देन थर्ड, देन फोर्थ. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द रिएक्शन जब हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं और जब हम पेरोक्साइड की एब्सेंस में करते हैं तो हमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं. अगर हम प्रोपाइल, दिस इज अ सिंपलर रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हेलो एल्कीन्स टू द एल्कीन्स. हमें बहुत सिंपल